अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। जो पोएम हम अभी पढ़ रहे हैं वो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलरिज। इस पोएम के जो 5 पार्ट्स हैं उन पे मैं वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 6 एंड पार्ट 7। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 को मैंने टाइटल दिया है होम कमिंग एंड हर्मिट। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि जो शिप है वो काफ़ी फास्टली मूव करने लग जाता है। तो फर्स्ट वॉइस कहती है कि ओशन को क्या हो गया, ये शिप इतनी तेज़ी से क्यों मूव कर रहा है। तो सेकंड वॉइस कहती है जो ओशन है वो भी काम है, वो मून की तरफ देख रहा है फॉर गाइडेंस। ठीक है, मून की तरफ से कोई गाइडेंस मिलेगी तो वो कुछ करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी डेड मैन थे वो खड़े हो जाते हैं और अपनी आइज़ को फिक्स करके वो मैरिनर की तरफ देखते रहते हैं, उसको कर्स करते हैं। और जो मैरिनर होते हैं ही कुडंट लुक अवे फ्रॉम द आइज़, ना ही वो कोई दुआ कर सकता है। और इसके बाद ये जो स्पेल होता है वो टूट जाता है और एक ग्रीन ओशन उसके पीछे स्ट्रेच होता है वो उसे दिखाई देता है, लेकिन वो मुड़कर नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से। देखते हैं कि एक जेंटल ब्रीज चलती है उस मैरिनर के ऊपर और वो वापस उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि क्या ये वही चर्च है, वो हिल है, वही लाइट हाउस है, क्या ये मेरी अपनी कंट्री है। उसके बाद जब वो हार्बर एंट्रेंस देखते हैं तो वो दुआ करता है, गॉड लेट मी वेक अप और स्लीप फॉरएवर, या तो मुझे जगा दे या फिर हमेशा के लिए सुला दे। नेक्स्ट मैरिनर देखता है कि जितनी भी डेड बॉडीज थी, मतलब हर डेड बॉडी के ऊपर एक एंजल था। इस एंजल के लिए वर्ड यूज हुआ है पोएम में सेरफ मैन। ठीक है, वो हर एंजल को देखते हैं डेड बॉडी के ऊपर और वो जो एंजल्स थे वो अपने हैंड्स को ऐसे वेव कर रहे थे साइलेंस में। अब उनके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइट निकल रही थी और इन एंजल्स की जो साइलेंस थी वो मैरिनर को म्यूजिक की तरह फील हो रही थी। नेक्स्ट मैरिनर को एक बोट अपने करीब आते हुए दिखाई देती है जिसमें पायलट और उसका बेटा होता है और वो खुश होता है कि इस जॉयफुल मोमेंट को इन डेड मैन की जो प्रेजेंस है वो भी स्पॉइल नहीं कर सकती। उसको एक तीसरा बंदा नजर आता है और उसकी आवाज़ सुन के वो खुश होता है क्योंकि ये था गुड हर्मिट। अब ये जो हर्मिट है ये एक रिलीजियस पर्सन है, एक सेंट है और वो ऊंचा ऊंचा गा रहा था होली हिम्स। हिम्स कहते हैं रिलीजियस सॉन्ग्स को, वो सॉन्ग्स जो इस हर्मिट ने उस जंगल में लिखे थे। अब उनको वो ऊंचा ऊंचा गा रहा था। अब जो मैरिनर है वो खुश हो जाता है कि वो जो हर्मिट है वो उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा और एल्बर्ट्रोस को कत्ल करने का जो एक गिल्ट है उसके ऊपर वो उसको भी धो देगा। अब पार्ट 6 के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंजास को एक दफ़ा आप देख लें, सेम पॉइंट्स हैं बस पोइट्री की फॉर्म में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 7 जिसमें हमें फाइनल लेसन मिलेगा। इस पार्ट के स्टार्ट में हर्मिट से रिलेटेड कुछ लाइंस बताई गई हैं कि वो किस टाइप की पर्सनैलिटी थी उसकी और वो कैसे प्रे करता था। नेक्स्ट मैरिनर उनको बातें करते हुए सुनता है कि वो ब्यूटीफुल लाइट्स कहाँ गई जो उनकी तरफ सिग्नल कर रही थी। और जो पायलट था वो अब काफ़ी डर जाता है इस शिप को देख के, उसकी हालत को देख कर कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो डर जाता है। लेकिन जो हर्मिट है उसे कहता है डोंट वरी कीप गोइंग। नेक्स्ट हम देखते हैं शिप रेक। जब पायलट की बोट उस शिप के करीब आती है इट स्प्लिट्स द बे और वो जो शिप है वो लेड की तरह डूब जाता है। और उसके बाद मैरिनर को नहीं पता चलता कि कैसे और कब, लेकिन वो पायलट की बोट में आ जाता है। ठीक है, बट क्विकली लाइक अ ड्रीम आई फाउंड माई सेल्फ इन द पायलट्स बोट। इसके बाद मैरिनर जब कुछ बोलता है तो वो पायलट बहुत डर जाता है और चीख मारता है और बेहोश हो जाता है। जो हॉली हर्मिट होता है वो वहीं पे बैठ के दुआ करने लग जाता है और जो मैरिनर है वो पायलट के बेटे से ओर्स को लेता है और कश्ती को चलाना स्टार्ट करता है। ओर्स कहते हैं वो पोल्स जिनके ऊपर ब्लेड्स लगे थे जो कश्ती को चलाने के लिए यूज़ होते हैं। उर्दू में शायद जिसे कहते हैं चप्पू। ठीक है, तो जो पायलट का बेटा है वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहते हैं ओके द डेविल नोज हाउ टू रो। मतलब अब यहाँ पे नोटिस करें कि कैसे वो मैरिनर के लिए डेविल का वर्ड यूज़ कर रहा है कि अच्छा डेविल को पता है कि कश्ती कैसे चलाई जाती है। खैर अब वो वापस अपनी कंट्री में आ जाता है और जब वो बोट से उतरने लगते हैं तो वो हर्मिट के पास जाता है, उसे कहते हैं फॉरगिव मी हॉली मैन आई बेग। तो वो उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। तो हर्मिट उसे कहते हैं अच्छा जल्दी से बताओ कि तुम किस टाइप के बंदे हो। अब वो हर्मिट के सामने एक पेनफुल कन्फेशन करता है, पूरी स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसने एल्बर्ट्रोस को शूट किया था और अपना गिल्ट कम करने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो अपनी स्टोरी सुनाता है तो वो अपने आप को फ्री फील करता है, जैसे वो फ्री हो गया हो। लेकिन वो कहता है कि कभी कभार ये जो पेन है वो वापस आ जाता है और जब तक मैं अपनी ये स्केरी स्टोरी किसी को सुना ना दूँ तब तक मैं पेन में रहता हूँ और जो मेरा दिल है वो जलता रहता है। नेक्स्ट वो वेडिंग गेस्ट को बताता है कि कैसे वो कितना अकेला था उस ओशन पे और उसको फील होता था कि जैसे गॉड उससे बहुत ज़्यादा दूर हो चुका हो। उसके बाद वो उसको बताता है कि इस वेडिंग फीस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए ये है कि वो चर्च में जाके प्रे करे। इसके बाद वो वेडिंग गेस्ट को फेयरवेल कहता है और उससे कहता है कि आप अच्छे से तभी प्रे कर सकते हो जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार हो,
तमाम लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं, वो उनको गॉड ने बनाया जो हमसे प्यार करते हैं। चाहे वो बर्ड हो, एनिमल हो, बीस्ट हो, छोटी चीज़ें हों, बड़ी चीज़ें हों, लेकिन उनसे प्यार करना मस्ट है। तभी जो हमारी प्रेयर है वो बेस्ट हो सकती है। इसके बाद जो मैरिनर है वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वेडिंग गेस्ट जो शादी अटेंड करने के लिए आया था है, वो शादी को अटेंड किए बगैर वहीं से वापस चला जाता है अपने घर। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो वो काफ़ी सैड होता है, लेकिन एक वाइज़ मैन बन चुका होता है, काफ़ी समझदार, काफ़ी अक्लमंद, जिसके पास एक्सपीरियंस आ चुका हो, नॉलेज आ चुका हो, अच्छी जजमेंट आ चुकी हो। अब ये जो लास्ट लाइन्स हैं इस पोएम की, ये एम्फसाइज़ करती हैं लव और कंपैशन को इन प्रेयर, रिलेशनशिप्स, नेचर एंड ह्यूमैनिटी। जो मैरिनर है वो रिप्रेजेंट करता है विज़डम और एक्सपीरियंस को, और जो वेडिंग गेस्ट है वो सिंबलाइज़ करता है इनोसेंस को और ट्रांसफॉर्मेशन को। इनोसेंट था और अब कैसे वो इस स्टोरी को सुनने के बाद ट्रांसफॉर्म हो गया, कैसे एक वाइजर मैन बन चुका है। इन शॉर्ट पोइट ने इस पूरी पोएम में लव और कंपैशन का मैसेज दिया कि ये हमारे अंदर मस्ट होना चाहिए। जैसे कि आपने इस पोएम में देखा कि जब मैरिनर ने उस एल्बाट्रॉस को शूट किया बगैर किसी वजह के, तो उसको क्या कुछ फेस करना पड़ा। और उसके बाद जब उन स्नेक्स की ब्यूटी को उसने एडमायर किया, उनको ब्लेसिंग्स भेजी, तो उसके रिजल्ट में कैसे उसके साथ हमदर्दी की गई, ठीक है, उस पर तरस खाया गया। अब एक और बहुत गहरी बात है यहाँ पर कि जब इंसान किसी ऐसे सिंफुल एक्सपीरियंस से गुजरता है, जब वो कोई गलत काम करता है, तो उसका जो गिल्ट है, उसका जो ज़मीर है, वो उसको सुकून से नहीं रहने देता। मतलब सुकून से ना उसे नींद आती है, ना वो कुछ और कर सकता है। और जब वो तौबा करता है, रिपेंट करता है, एक चेंज पर्सन बन जाता है, तो वो उन लोगों से ज़्यादा बेहतर इंसान बन जाता है जिन्होंने जो इस एक्सपीरियंस से गुजरे ही नहीं होते, जिन्होंने इस सिंफुल एक्सपीरियंस को फेस ही नहीं किया होता। तो इसी बात पे मुझे एक शेर याद आ गया, बहका तो बहुत बहका, संभला तो वली ठहरा, इस खाक के पुतले का हर रंग निराला है। अब मुझे नहीं पता कि आप इन बातों की गहराई को समझ सक रहे हैं कि नहीं। अगर समझते हैं तो फिर आपको ये पोएम बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। और अब हम इस लास्ट पार्ट के इम्पॉर्टेंट स्टैंजर्स को देख लेते हैं और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।